हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का मोटिवेशनल कोड है बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। खुद पे भरोसा रखो और कोई चीज नहीं है। ठीक है, अगर खुद पे भरोसा है ना तो बहुत सारी चीजें जीरो हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। परिणाम एक अलग चीज है, ठीक है, प्रयास एक अलग चीज है। ठीक है, प्रयास करते रहिए और खुद पे भरोसा रखते रहिए। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ खुद पे भरोसा करते रहिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना कि अपन को पता होता है कि अपन टैलेंटेड है, अपन को पता होता है, सब पता होता है कि हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, वी आर यूनिक, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट वो एक क्वेश्चन मार्क अपने पास आ जाता है। उसका रीजन बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार, मेरे भाई। और बहुत बार घर भी एक फैक्टर होता है, उनको हम पे भरोसा नहीं होता, या बहुत लोगों को हम पे भरोसा नहीं होता है। ये चीज़ मैं बहुत अनुभव करता हूँ मेरे भाई, जब तैयारी करते थे तब भी, जब आज काम करते हैं तब भी। लेकिन हाँ, जब आप परिणाम दिखाते हो तब कहीं ना कहीं लोग बहुत चक्के रह जाते हैं। तो जीवन में उसी तरीके से काम करिए, आप अपने पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए, ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए। ओके, आप लोगों के लिए एक आज महाकुंभ शुरू हो चुका है। महाकुंभ मेरे भाई वैसे तो देश में पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन आज आप लोगों के लिए महापैक 2299 में मिल रहा है। इसमें आपको मेरा बैच, चाहे फाउंडेशन बैच हो, चाहे मेंस स्पेशल बैच हो, चाहे वॉरियर प्रो हो, चाहे मेरे भाई किसी भी फैकल्टी का कोई भी बैच हो, सारे बैचेस मिलेंगे। यू कैन यूज कोड Y168। ओके, आज फोकस करेंगे हम लोग रिवीजन पे। ओके, फिर आज की न्यूज जो है मेरे भाई, न्यूज बहुत बढ़िया है आज की, बहुत बढ़िया न्यूज है, मजा आ जाएगा। बट रिवीजन पे शुरुआत करते हैं। ओके, रिवीजन हमारे लिए प्राइम है आज। ओके, रिवीजन पे ध्यान देंगे, थोड़ा गौर फरमाइएगा। विजिबल है ना? ओके, कट रहा है क्या कंटेंट? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। ओके, राजगोपाल चिदम्बरम साहब की बात करते हैं। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, भारत सरकार, और इनका निधन हो गया है। ओके, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1975 में। 1999 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्मश्री मिल गया। ओके, और पद्म विभूषण अवार्ड 1999 में दिया गया था। 1993 में ये चेयरमैन बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और ये पोजीशन 2000 तक इन्होंने होल्ड की थी। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने काम किया, और 2002 में इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को रिप्लेस किया था, सक्सीड किया था, और देश के सेकंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने थे, और 2018 तक काम किया, और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएसए थे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्चुरी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्चुरी, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने अब स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज लगाना शुरू किया होगा, तो आपको रियलाइज होने लगा होगा कि एक न्यूज की वैल्यू किस तरीके से हमें करनी है। ओके, सिर्फ हमें ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये वाली लाइन पढ़ ली, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, बात खत्म। नहीं, अपने को इनसे रिलेटेड सारी बातें पढ़नी होंगी। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता भी होगा मेरे भाई कि किस लेवल का यहां से सवाल बन सकता है। ओके, इस न्यूज को पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा किस तरीके का सवाल बन सकता है। एक जापानीज वीमेन जिनको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड किया जाता था, जा चुकी हैं। ओके, 116 वर्ष की उम्र में। इनका नाम है तुमिको इतुका। ओके, तुमिको इतुका। अब ओल्डेस्ट जो पर्सन है वर्ल्ड में, मतलब ये स्पेन की मारिया ब्रनियास। ओके, तो जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, वो स्पेन की थी, मारिया ब्रनियास। ओके, लेकिन मारिया ब्रनियास के जाने के बाद फिर बन गई थी जापानीज वीमेन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन, और इनका नाम था तुमिको इतुका। ठीक है, अब इनके जाने के बाद कौन बन गया है? तो इनके जाने के बाद ब्राजील की एक नन है मेरे भाई, इना केना बैरो लूकास। ओके, आप लूकास भी याद रखोगे तो अपना काम हो जाएगा। कॉस्तास सिमितिस। ओके, फॉर्मर ग्रीस प्राइम मिनिस्टर कॉस्तास सिमितिस, इनका निधन हो गया है। ये एक लॉ प्रोफेसर थे, रिफॉर्मिस्ट थे। ओके, पैसोक सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने लीडरशिप हासिल की थी 1996 में, और 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किए थे। क्लियर है भाई? डन, तीनों ऑबिचुरी क्लियर है, और तीनों ऑबिचुरी एक ही दिन की थी। ठीक है, राजगोपाल चिदम्बरम, तुमिको इतुका एंड कोस्तास सिमितिस। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफेंस रिलेटेड बात कर लेते हैं। एक एक्सरसाइज अभी शुरू हुई थी, इसका नाम है वरुण,
और फ्रांस नेवी का, फ्रेंच नेवी का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम है चार्ल्स दे गॉले। ओके, चार्ल्स दे गॉले, ये इंडिया में आया है और ये गोवा पहुंचा है एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका नाम है वरुण। आपको पता होना चाहिए फ्रांस के साथ भारत की 3 एक्सरसाइज होती, शक्ति, वरुण और गरुण मेरे भाई। ठीक है, ये गोवा के मुर्मुगांव पोर्ट यहां पर पहुंचा है। आईएनएस तुशील की बात करें, ये खूब घूम रहा है। हमने ये तक पढ़ लिया कि आईएनएस तुशील कमीशन हुआ था राजनाथ सिंह साहब की उपस्थिति में। कहां पर कमीशन हुआ था मेरे भाई? तो ये कमीशन हुआ था आपका रशिया में कमीशन हुआ था। अब सवाल ये है कि भाई ये कहां पर जा रहा है? पोर्ट कॉल पे, लंदन भी गया था। अब ये मेरे भाई पोर्ट कॉल पे इस महीने में काफी जगह गया है और जो मैं लेकर आया हूं वो लिखा हुआ है सेनेगल। ओके, सेनेगल की राजधानी डकार, ये यहां पर गया था। आज जो टेस्ट गुरु में आपको 15 सवाल मिलेंगे ना, उसमें जो पहला सवाल है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मेरे दोस्त इसी पे डिपेंडेंट है, आईएनएस तुशील पे। इसकी कमीशनिंग रिलेटेड है और ना मजा आ जाए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, तब देखिएगा मेरे भाई। ओके, आगे देखना एफएस फॉरविन एंड एफएस अलसाके। ओके, या अलसैक, 2 शिप हो गई। अब ये अपनी नहीं है, ठीक है। एफएस फॉरविन, एफएस अलसैक, ये फ्रांस की नेवी की शिप है, फ्रेंच नेवल शिप है और ये केरल में पहुंची है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कहां पर पहुंची है? केरल में पहुंची है। ओके, सदर्न नेवल कमांड कोची, यहां पर फ्रांस की 2 शिप पहुंची है। क्लियर है भाई? देखो, अगर रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं अर्थ निकलने वाला। ये न्यूज इतनी भारी भारी होती है, जब तक 2-4 बार पढ़ नहीं लोगे, 2-4 बार के जब जब मन करे पढ़ने का मेरे भाई तब रिवीजन करो। नया मत पढ़ो, रिवीजन करो। नया तो आगे पीछे मिला मिलूंगे कर ही लेंगे कंप्लीट। न्यूज कंप्लीट करना कोई बड़ी डील नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, न्यूज तो हम एग्जाम से पहले 7 दिन में भी मेरे भाई 6 महीने के करंट अफेयर्स लपेट देते हैं, करते हैं ना। 10-10 दिन में 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तब जो नई न्यूज पढ़ते हो वो आपके लिए रिटेन करना टफ होता है, लेकिन अगर पहले से चीजें पढ़ी हुई होती हैं तो उनको रिटेन करना ईजी होता है। इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, आनंद उसी में ही है। नेक्स्ट, अब देखो दिल्ली काफी कारणों से न्यूज में रहा है, अधिकतर मोदी जी की वजह से न्यूज में रहा है मेरे भाई। रीजन, मोदी जी ने यहां पर क्या किया है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में, भारत मंडपम में ये रहा था ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। इसकी थीम थी बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। अब आप जब भी दिल्ली के बारे में सोचोगे तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा दिल्ली मतलब ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, दिल्ली मतलब ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, भारत मंडपम में रहा था, नई दिल्ली में रहा था। कुछ रेजिलिएंट करके इसकी थीम रही थी, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। आगे मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल आधारशिला रखी एक नए सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अब ये जो सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी आधारशिला रखी गई है रोहिणी में, दिल्ली में भी मेरे भाई रोहिणी में इसकी आधारशिला रखी गई है एक आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की। 2.2 एकड़ में ये बन रहा है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया गया 187 करोड़ 187 करोड़ रुपए। ओके, सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, आगे इस दौरान मेरे भाई वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष भी थे, इनका नाम है प्रताप राव जाधव, प्रताप राव जाधव। क्लियर है दोस्त? डन, प्रताप राव जाधव, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने अभी एक 13 किलोमीटर का एडिशनल सेक्शन दिल्ली गाजियाबाद जो मेरठ नमो भारत कॉरिडोर है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ओके, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो मोदी जी ने अभी क्या इनॉग्रेट किया? 13 किलोमीटर का एडिशनल सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ऑबिचुरीज का रिवीजन कर लिया, 3 ऑबिचुरी हो गई, एक एक्सरसाइज हो गई, 2 न्यूज रिलेटेड टू शिप्स हो गई, एक इंडिया की शिप, 2 फ्रांस की शिप। ओके, दिल्ली किन किन कारणों से न्यूज में रहा है? मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, मोदी जी ने आधारशिला रखी सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की, मोदी जी ने अभी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या दिल्ली गाजियाबाद जो मेरठ नमो भारत कॉरिडोर है उसमें 13 किलोमीटर का और एक सेक्शन है जिसका उद्घाटन किया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट 2 स्पोर्ट्स रिलेटेड है, एक खो खो वर्ल्ड कप रिलेटेड है और एक 38th नेशनल गेम्स रिलेटेड है। तो ये जो खो खो वर्ल्ड कप है इसलिए न्यूज में क्योंकि शुरू हो चुका है, और क्या कारण है, नई दिल्ली में शुरू हो चुका है।
उससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसमें फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप के वो हैं सलमान खान और मेरे दोस्त टाइगर श्रॉफ। ओके, इसका जो मैस्कॉट है शुभंकर है वो है तेजस और तारा, तेजस एंड तारा। ठीक है, जो मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये ब्लू कलर की है, वीमेंस जो ट्रॉफी है ग्रीन कलर की है। 24 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी 21 मेंस और 20 वीमेंस टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो खो खो वर्ल्ड कप है ये नई दिल्ली में हो रहा है। ओके, नई दिल्ली में हो रहा है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? डन डन। आगे 38th जो नेशनल गेम्स है ये न्यूज में इसलिए क्योंकि टॉर्च की वजह से। ठीक है, 38th नेशनल गेम्स की टॉर्च का नाम है तेजस्विनी और ये बागेश्वर पहुंची थी उत्तराखंड। ओके, और पहली दफा होगा कि इस इवेंट को उत्तराखंड होस्ट करने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी साहब ने इस टॉर्च रैली को फ्लैग ऑफ किया था हल्द्वानी से, 26 दिसंबर की बात है, और ये देहरादून पहुंच रही है 25 जनवरी को। 99 प्लेसेस विजिट करने के बाद 13 डिस्ट्रिक्ट के 13 डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, 13 डिस्ट्रिक्ट में 99 प्लेसेस पे जा रही है। उनको विजिट करने के बाद मेरे भाई ये कहां पहुंच रही है? फाइनली देहरादून पहुंच रही है। ओके, देहरादून। और शुरुआत कहां से हुई थी वो भी याद रखना, हल्द्वानी से। किसकी शुरुआत हुई थी? तो ये टॉर्च रैली की। ओके, टॉर्च रैली की नाम क्या है इसका? तेजस्विनी, तेजस्विनी। डन। आनंद आ रहा है मेरे भाई की नहीं आ रहा? पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो बच्चे पहली दफा भी जुड़े होंगे ना उनको भी लग रहा होगा यार ये तो बढ़िया चीज है यार, मजा आ रहा है, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जा रही हैं। हाँ, रिवीजन भी अपना हो जा रहा है। जो नया नवेला बच्चा भी जुड़ा होगा ना, जो कल नहीं आया होगा, अरे एक दिन की छुट्टी भी कर ली होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना रिवीजन तो चल ही रहा है ना। अपन ने अगर किसी दिन ये न्यूज स्किप भी कर दी होगी, न्यूज नहीं पढ़ी होगी, तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे दोस्त सिर्फ एक पॉइंट चिपका दूं, नहीं। अपन का पर्पस ही यहां पर ये कि अगर उस न्यूज से रिलेटेड 5 पॉइंट है तो रिवीजन में 5 पॉइंट लेकर आए। अगर मैं ही काटूंगा मेरे भाई, मैं ही अगर छाटूंगा तो फिर तुम तो और महान हो, तुम तो वैसे ही कटौती बहुत करते हो न्यूज में कि 5 पॉइंट है, चलो 3 काम के 2 हटा देते हैं। भाई बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, रिवीजन लेके चलना पड़ेगा। अब देखो ये 2 चीजें न्यूज में, एक तो ऊपर एक कंपनी न्यूज में, एक संस्था न्यूज में, और नीचे 2 बैंक न्यूज में है। ठीक है, डीपीआईआईटी बहुत सारे समझौते कर रहा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने अभी एक वेंचर डेट फर्म है, इसका नाम है स्ट्राइड वेंचर, इसके साथ समझौता किया है। किस चीज के लिए समझौता किया है? तो ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं उनको हम यहां पर मदद करेंगे, उनको हम यहां पर सपोर्ट करने जा रहे हैं। ओके, आगे देखना, पंजाब एंड सिंध बैंक, आज 2 अपॉइंटमेंट है बैंक रिलेटेड, 2 एमडी एंड सीईओ पढ़ेंगे हम लोग। ओके, पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक इंस्टेंट लोन स्कीम लेकर आने की बात की है, जिसमें 25 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए एक इंस्टेंट लोन स्कीम लेकर आएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। उसने लास्ट मंथ 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। ओके, बैंक ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल होम लोन और व्हीकल लोन स्कीम, इसका नाम है ई अपना घर, ई अपना वाहन, ई अपना घर, ई अपना वाहन, ई अपना घर, ई अपना वाहन। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, ई अपना घर, ई अपना वाहन। इवन आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अलाउ किया है कि आप 9.5% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये तीनों के नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसे याद रख लो, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक देश का कौन सा? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें एचडीएफसी बैंक पैसा ले रहा है कितना? टोटल एग्रीगेट हिस्सेदारी, नॉट पैसा ले रहा है, एग्रीगेट हिस्सेदारी ले रहा है 9.5% की, अलाउ कर दिया है। एचडीएफसी बैंक को ये जो अलाउ किया गया, आरबीआई की जो अप्रूवल मिली है, ये 1 साल के लिए वैलिड है, 1 ईयर के लिए वैलिड है मेरे भाई। ओके, 1 ईयर के लिए। बात समझ में आ रही है? डन बेटा। नेक्स्ट, तमिलनाडु तेलंगाना, सिर्फ एक सेक्शन नहीं कवर कर रहा हूं मेरे भाई, हर एक सेक्शन कवर करके चल रहा है। ऑबिचुरी भी हो गया अपना, एक्सरसाइज भी हो गई, डिफेंस हो गई, सिटीज न्यूज में, स्पोर्ट्स न्यूज में है, कंपनीज बैंक न्यूज में है। अगेन अगर स्टेट न्यूज में है तो स्टेट को भी तो पकड़ के चलना है। ठीक है, स्टेट रिलेटेड एक तो स्कीम रिलेटेड पढ़ेंगे, एक इवेंट रिलेटेड पढ़ेंगे। पहला जो जलीकट्टू इवेंट है तमिलनाडु का 2025 के लिए, ये हुआ कहां पर है? पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा अंदर जाएंगे मेरे भाई तो एक गांव आएगा, थचनकुरुची विलेज। ओके, थचनकुरुची विलेज। असल में ये जो जलीकट्टू है ये तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेशन के
भाग के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जल्लीकट्टू एक ओल्ड बुल इवेंट है और जो कि सेलिब्रेटेड होता है मोस्टली तमिलनाडु में एज अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। कहां पर हुआ था पहला जल्लीकट्टू इवेंट? तमिलनाडु में 2025 के लिए। वो आपको याद रखना है, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में भी थचनकुरुची विलेज। ओके, थचनकुरुची विलेज। इवन अभी तेलंगाना ने 2 स्कीम यहां पर रखी हुई है फार्मर्स के लिए। अब फार्मर्स एक तो वो है जिसके पास भूमि है, एक फार्मर वो है जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास लैंड है, जिसके पास लैंड नहीं है। जिसके पास लैंड है उसको 12,000 रुपए पर एकड़ मिलेंगे सालाना। अब पहले 10,000 रुपए मिलते थे, 10,000 रुपए से यहां पर 2,000 रुपए बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिए इस स्कीम के तहत, रायतू भरोसा स्कीम के तहत। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, रायतू भरोसा स्कीम है किसकी? तो ये मेरे भाई तेलंगाना की है। ओके, फर्दर इन्होंने बोला है कि ऐसे फार्मर जिनके पास भूमि नहीं है, जो कि लैंडलेस फार्मर है, तो उनके लिए बोली है एक स्कीम, इसका नाम है इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम। अब ये जो इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम है, सेम अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। रायतू भरोसा स्कीम में भी यही अमाउंट है। ओके, रायतू भरोसा और सेम मेरे भाई इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम में भी यही अमाउंट है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पायल कपाड़िया मेरे भाई न्यूज में रही है। ओके, और पायल एक अवार्ड रहा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड, उसमें तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, ज्यादा क्या नॉमिनेशन में शून्य ही मिला है हमें, लेकिन हाँ अभी उम्मीद बाफ्ता से है, क्या पता यहां मिल जाए। तो पायल कपाड़िया की एक फिल्म है, इसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये वही मूवी है जिसने कैन फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स टाइटल हासिल किया था। ओके, अब इसको बाफ्ता फिल्म अवार्ड 2024 में नॉमिनेशन मिला है 3 मेजर कैटेगरीज के लिए। अब 3 मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है? बेस्ट डायरेक्टर, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर है मेरे भाई? डन डन। देखो विजुअली चीजें समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है? आपके दिमाग में ना अगर मैं कुछ बातें करता हूं ना तो वीडियो इमेज चलने लगती है। मैं भी तुमसे बोलूं कि मैं अभी सुबह 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 मेरे भाई खेत में पानी लगाने गया था, तो तुम्हें मालूम है क्या लगेगा? अरे मास्टर अपना कैसे गया होगा? फावड़ा लेके गया होगा। अच्छा, फावड़ा लेके गया होगा तो मास्टर ने सिर पर टोपा बांध रखा होगा। अच्छा आशीष भाई फावड़ा लेके गए होंगे तो साइकिल से गए होंगे, खेत में बाइक से। तुम भाई साहब विजुअली चीजें कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। तुमसे कोई बातें करते हो, तुम आंख बंद करके मेरे भाई हा पूरी स्टोरी बना लेते हो ना, ठीक है? ऐसे ही यहां पर भी स्टोरी बनाया करो। पायल कपाड़िया आ गई। अच्छा पायल, पायल मेरे भाई, ठीक है? बाफ्ता अवार्ड, पायल अवार्ड लेने के लिए जा रही है, नॉमिनेशन मिला हुआ है 3 कैटेगरी। मैं बोल रहा हूं तुम्हें मजा आने लगेगा मेरे भाई, थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करना शुरू करो। तमिलनाडु में तुम ही पहुंच गए हो जल्लीकट्टू में, ठीक है? तुम ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है? कोशिश करो चीजों को ना थोड़ा कनेक्ट कर, रटने की कोशिश मत करो, रटोगे तो आनंद नहीं आएगा, ठीक है? फील करो, फील करोगे तब आनंद आएगा। रूह को लगना चाहिए, अगर रूह को लग गया ना फिर तो मेरे दोस्त आनंद ही आनंद है, परमानंद है मेरे भाई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो 3 अपॉइंटमेंट है, तीनों अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, पहले उनको पकड़ेंगे फिर उसके बाद बड़ी बड़ी न्यूज की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें सेक्रेटरी अपॉइंट हुए जोशी साहब, ठीक है? अब देखेंगे जोशी साहब का जोश कितने काम आने वाला हमारे लिए, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में विनीत जोशी साहब है, ये सेक्रेटरी का पदभार संभाले हैं। ओके, इससे पहले वो मणिपुर में चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप CBSE बोलते हो, उसमें भी ये काम कर चुके हैं। ओके, डन बेटा? विनीत जोशी क्लियर हो गए, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री। विनीत जोशी क्लियर हो गए, मणिपुर में चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम करे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम करे हैं, CBSE के चेयरमैन के तौर पे काम करे हैं, प्रोमिनेंट पोजीशन इन्होंने रखी है अपने पास एजुकेशन सेक्टर में, और अब यहां पर ये मेरे भाई बतौर सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? शिक्षा मंत्री कौन है? किसी को आइडिया मेरे भाई? शिक्षा मंत्री कौन है?
शिक्षा मंत्री का अगर नाम पता है, जैसे फॉर एग्जांपल धर्मेंद्र प्रधान साहब अपने शिक्षा मंत्री हैं, तो उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? ठीक है, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई। जरा देखिए अगला, विनोद कुमार भाई की बात कर लेते हैं। इनको इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। ओके, इंडियन बैंक के, तो इंडियन बैंक ने विनोद कुमार को अपना एमडी एंड सीईओ बनाया है। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ। और इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। देखो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। एग्जामिनर अब क्वेश्चन इसी तरीके से पूछने लगा है कि फलाना फलाना व्यक्ति, फॉर एग्जांपल आशीष गौतम, इनको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, उससे पहले ये किस क्षेत्र में काम करते थे? तो अड्डा 24/7 में मेरे भाई बतौर शिक्षक करंट अफेयर्स ये पढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। बात समझ में आ रही है? तो ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि इससे पहले ये कहां काम कर रहे थे। तो इससे पहले प्रीवियसली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे पंजाब नेशनल बैंक के सिंस नवंबर 2022। अब यहां पर ये विनोद कुमार जी इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे काम करेंगे। ओके, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा, और अगर बढ़िया काम चला तो मेरे भाई 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 3 साल का इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी अशोक चंद्रा को अपना एमडी एंड सीईओ अनाउंस किया है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम क्या? अशोक चंद्रा। क्लियर है भाई? अशोक चंद्रा। इनका भी टेन्योर 3 साल का है, कार्यकाल 3 साल का। ये कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। बहुत बढ़िया, गजब न्यूज मेरे भाई। कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब एक तो मेरे दोस्त पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए, एक यहां पर मेरे भाई कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए। 3-3 साल का दोनों का कार्यकाल है। डन? क्लियर बेटा? डन? नेक्स्ट, अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमें एक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमने कहा ठीक है कर लो। तो बोलते कब करना चाहिए? हमने कहा 17 को कर लो। 17 यानी आज 17 जनवरी को कर लो। तो मोदी जी मेरे दोस्त इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। ये जो इवेंट है ये 3 जगह पे होने वाला है। दिल्ली में भी 2 जगह पे होगा, एक भारत मंडपम में होगा, एक यशो भूमि सेंटर में होगा, एक मेरे भाई ये नोएडा में होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, जो कि लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो है इंडिया में, भारत मंडपम में नई दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे। शुरुआत नई दिल्ली के भारत मंडपम से हो रही है। एक्सपो में 3 सेपरेट वेन्यू रखे हैं, भारत मंडपम, यशो भूमि जो कि दिल्ली में है, और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट मेरे भाई ग्रेटर नोएडा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है दोस्त? दिल्ली में ही 2 जगह पे हो रहा है और एक ग्रेटर नोएडा। जूम करो थोड़ा, जूम कितना जूम करूं भाई? किसको जूम करना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट दी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ये कहां से इनॉग्रेट हो रही है? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में भी भारत मंडपम मेरे भाई। उसके बाद 3 वेन्यू है, एक भारत मंडपम है, एक यशो भूमि है, और एक ग्रेटर नोएडा है। ओके डन? इसमें कुछ है नहीं वैसे ज्यादा। इसका उद्देश्य क्या है कि जितना भी मोबिलिटी वैल्यू चेन है उसको एक छत के नीचे लेकर आना है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया को। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट, फाइनली इस वाली न्यूज पर मोहर लग गई। अभी तक इस न्यूज को मैं पढ़ा रहा था तो मेरे को 100% श्योरिटी नहीं थी, 100% न्यूज़पेपर में भी श्योरिटी नहीं थी। वहां पर भी लिखा रहा था सूत्रों से सूत्रों से सूत्रों से, या 1-2 न्यूज़पेपर में दे भी दिया था। अब फाइनली यहां पर मोहर लग चुकी है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट के तौर पे। ओके, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट के तौर पे। ओके, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। इंडिया का 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, इसको ये अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, इनका नाम आपको याद रखना है, सिंपल। ये प्रबोवो सुबियांतो की फर्स्ट विजिट है इंडिया में जब से उन्होंने प्रेसिडेंट की गद्दी हासिल करी है अक्टूबर 2024 में। ओके नेक्स्ट, 2 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू जीडीपी। हमारे देश की जीडीपी का अनुमान अब इतना मतलब ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरे दिन हमें कहीं ना कहीं, हर तीसरे दिन, अब तो वैसे हर दिन हो रहा है,
ठीक है, कि कोई ना कोई जीडीपी को लेकर अनुमान देने आ जाता है। हो सकता है कल को अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार भी बता दे, अरे भाई इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट लिख लो, हमारे अनुसार भी इतनी रहने वाली है। अब वर्ल्ड बैंक भी आ गया है, ठीक है। अभी तक हम लोग मेरे दोस्त अलग अलग पढ़ रहे थे, कभी मॉर्गन स्टैनली पढ़ते थे, कभी मूडी पढ़ते थे, कभी एसएंडपी पढ़ते थे, कभी एनएसओ कूद के आ जाता था, आरबीआई अपना अनुमान बदल देता था, अब वर्ल्ड बैंक भी अपना अनुमान लेकर आ गया है। इसकी खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है मेरे भाई। तो इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, ये कह रहे कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बना रहेगा। ओके, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 के लिए इनका अनुमान है मेरे भाई। फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 के लिए इनका अनुमान है। एक इमेज दिखाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि जो ये 24 है इसमें तो ग्रोथ रेट रहेगी 6.5%, 25 में जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% और 26 में 6.7। तो ये 25-26 के लिए अनुमान इसने बताया है। ये कह रहा है कि 25-26 में भारत की ग्रोथ रेट 6.7 रहेगी, यानी कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक कैप्ट ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया अनचेंज। चलो ये अच्छी चीज है भाई, हाथ जोड़ो इसके, अरे प्रभु आपने बहुत बढ़िया किया, आपने कोई बदलाव नहीं किया, अनचेंज रखा है। इनका कहना है 25-26 में ग्रोथ रेट जो है वो रहेगी मेरे भाई कितनी, 6.7%, और सेम 26-27 के लिए भी इन्होंने यही अनुमान लगाया है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, डन। ऑल डन मेरे भाई। सर 6.7 फिर थोड़े दिनों में ये चेंज कर देगा। देखो जब चेंज करेगा तब हमें पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन बना रहा है। 6.7%, ओके, इसको याद रखना, वर्ल्ड बैंक से आता है। इंडिया की ग्रोथ इन्होंने कही है कि 6.5% रहेगी 24-25 में। वैसे थोड़ा और पीछे जाए तो 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें 8.2%, 24-25 के लिए बोल रहे हैं 6.5%, और उसके आगे के दो फाइनेंशियल ईयर के लिए कह रहे हैं ये 6.7। इवन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कह रहे हैं कि 25 और 26 में ग्लोबल इकोनॉमी 2.7% की दर से ग्रो करेगी। बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज। विश्व बैंक इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक के अजय बांगा प्रेसिडेंट है। ओके, अजय बांगा डेविड मलपास की जगह पे बने हैं। डेविड मलपास 13वें नंबर के थे, अजय बांगा 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ओके, डन, गजब न्यूज है, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वाली भी, इसको मत स्किप कर देना, कि ये कह रहे हैं कि ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो 2.7% रहेगी, और कौन से ईयर में, 25 में और 26 में मेरे भाई। ओके, इवन 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 8.2% रही थी। 24-25 के लिए इनका अनुमान 6.5 है, और उसके आगे के लिए 6.7 है। ओके, इवन फिक्की तक पीछे नहीं रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की कह रहा है कि इंडिया की 24-25 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहेगी, 6.4%। इवन रिटेल इन्फ्लेशन का इसका अनुमान है 4.8%। अब तो ये भी महंगाई के बारे में अपनी बातें रख रहा है। 4.8% तो इवन आरबीआई ने भी कहा है। देखो चीजों को कनेक्ट करना सीखो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को याद रखो। आरबीआई ने अपनी जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा रही थी दिसंबर में, उसमें क्या अनुमान लगाया था कि हमारा इन्फ्लेशन को लेकर अनुमान है, पहले तो 4.5% कह रहे थे, फिर इसको बढ़ाकर 4.8%, 4.8% कर दिया। वही बात यहां पर फिक्की भी कह रहा है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए अनुमान जहां आरबीआई 7.2% कर रहा था, उसको घटा के वो 6.6% पे ले आए हैं। तो ये सारी चीज आपको कनेक्ट करके चलनी पड़ेंगी। अब फिक्की भी 24-25 के लिए कह रहा है 6.4%। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी 6.4% की दर से ग्रो करेगी। फिक्की ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जारी किया है, इसी में इसने बोला है कि सीपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो 4.8% रहेगा 24-25 में। ओके, अभी हम लोगों ने एक डेटा पढ़ा था रिलेटेड टू सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन फॉर दिसंबर एंड फॉर नवंबर। ओके, नवंबर में तो ये 5.48% रहा था। दिसंबर में कितना प्रतिशत रहा है महंगाई की दर? एज पर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार एज पर एनएसओ महंगाई की दर कितने प्रतिशत रही है? पैक्स मतलब प्रोजेक्टेड, अनुमानित। सर आप जीडीपी का टेबल ले आओ प्लीज, हो सके तो। ओके, आ जाएगा, और बताइए, लिख लिए मेरे भाई। 5.48
2%। ओके, ये भी डेटा साथ ही साथ लिखते चलो मेरे दोस्त। आज सबको इनको एक पेज में लिखूंगा। हाँ, इस तरीके से टेबल बनाओ, मैं बताता हूं। ऐसा लिखो 24-25, 25-26। ओके, इधर एनएसओ, ठीक है, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, पिक्की, एस&पी, मूडी मेरे भाई, ओके, और जो भी आता है मॉर्गन स्टैनली, और जितने भी दिमाग में आ रहे हैं जो न्यूज में रहे हैं सारे लिखते चलो, और सबका डेटा इस तरीके से टेबल बनाते चलो। इजी रहेगा मेरे भाई टेबल बनाना। टेबल से फायदा ये है कि अपनी एक खुद का कंटेंट रेडी हो गया, और कल को अगर उसमें बदलाव होता है तो वहीं पर कट करके लिख लेंगे, और कट करके लिख लेंगे तो हमें और अपडेट होने में मदद मिलेगी। बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि बदल चुकी है। ओके, डन। नेक्स्ट मेरे दोस्त, पीएनबी मेटलाइफ ने सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ समझौता किया है। जब भी कभी भी किसी बैंक का किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रिश्ता होता है तो उस रिश्ते का अर्थ ही है बैंक का इंश्योरेंस का रिश्ता। बैंक का इंश्योरेंस का रिश्ता क्या है? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि तुम्हें पता है, किससे मेरे भाई? बैंक से, कि मेरे पास क्या है। उन्होंने बोला कि बताओ बताओ क्या है। मेरे पास ना इंश्योरेंस पॉलिसी है। बैंक से फिर पूछते तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे पास कस्टमर है। अच्छा तो एक काम करें? हाँ हाँ बताओ क्या काम करें। हमारी पॉलिसी अपने कस्टमर को बेच दोगे? अरे कैसे नहीं बेच देंगे, तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन सुनो, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, हमें क्या मिलेगा, हम तुमको कमीशन दे देंगे। भाई बैंक के पास कस्टमर है, इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी है, तो वो पॉलिसीज को कस्टमर को देने के लिए मेरे भाई टाई अप कर लेते हैं, और बदले में बैंक को इसमें कमीशन मिलता है, या जो भी इनका रेट डिसाइड होता है, जो भी अमाउंट डिसाइड होता है वो यहाँ पर इनको मिलता है। तो पीएनबी मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी मेरे भाई, इसने एक समझौता किया है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए। बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मदद करने जा रहा है। बैंक का इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जहां पर कंपनीज पार्टनरशिप करती है बैंक के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए। ठीक है बेटा, डन, ऑल क्लियर। नेक्स्ट, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस न्यूज में एक वर्ड यूज किया गया है, ये वाला। ये जो डील है लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है एवर एग्जीक्यूटेड बाय जेबीआईसी विद एनी कंपनीज इंडिया। मतलब भारत में कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, उसके साथ जो डील अभी तक की गई है उसमें ये सबसे बड़ी डील है। अब जहां सबसे बड़ी डील आ जाएगी, ओके, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए ग्रीन फाइनेंसिंग, मतलब जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसने जेबीआईसी से पैसा उठाया है लोन के तौर पे, और उसको जो उसके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होंगे उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। न्यूज बहुत अच्छी है मेरे भाई, निश्चित तौर पे एग्जाम का पार्ट यहां से देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहां से। ओके, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 120 बिलियन येन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, लोन पैक्ट साइन किया है जापान के जेबीआईसी के साथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट, स्टेट ओन्ड का मतलब होता है सरकारी, स्टेट ओन्ड, सरकारी पीएफसी। इसने एक जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 120 बिलियन जापानीज येन या लगभग 6600 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। जेबीआईसी यहां पर फंडिंग प्रोवाइड करेगा 72 बिलियन, 72 बिलियन जापानीज येन तो ये देगा जेबीआईसी, और बाकी का बचा कुचा पैसा कॉमर्शियल बैंक यहां पर फंड करेंगे, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम का पार्ट बनेगा ये। लॉन्ग टर्म है, 20 साल का ये लोन एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जेबीआईसी का एक इनिशिएटिव है ग्रीन इनिशिएटिव, उसके तहत उसने ये पैसा दिया है। इस लाइन को याद रखना है, जेबीआईसी का एक इनिशिएटिव ग्रीन इनिशिएटिव, उसके तहत ये पैसा दिया गया है। इस फंड का इस्तेमाल पीएफसी करेगा अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के लिए। ओके, एंड लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है एवर एग्जीक्यूट बाय जेबीआईसी विद एनी कंपनी इन इंडिया। आ रहा एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। कह रहा था ना, आज की न्यूज ऐसी है जिनसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बैंक के अपॉइंटमेंट, वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं मेरे दोस्त। ओके, आना ही है ये, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। ओके,
कुछ लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया। मतलब इतने खाली हैं कि सुबह उठ के 7 बजे आके इतना माइंड मतलब इस तरीके से होता है कि हम ऐसी बकवास भी कर सकते हैं। मतलब कैसे 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 मेरे भाई, सुबह सुबह तो फ्रेश मूड होता है, कूल होता है, काम होता है मेरे भाई, और उनको बड़ा कूल लगता है कि अपन कमेंट टाइप करेंगे कुछ भी और अपने को बड़ा बढ़िया लगेगा, अपन का नाम लिया जाएगा, मजा आएगा। कैसे बात करते हो यार। एंटरटेनमेंट के लिए एक जोकर मैं ही सही हूं, क्यों तुम भी बनने की कोशिश करते हो। समय निकल जाएगा ना, कोई फायदा नहीं है, तो वहीं खड़े रह जाओगे, दोस्त आगे निकल जाएंगे, मित्र आगे निकल जाएंगे, मित्रियां आगे निकल जाएंगी, तो वहीं की वहीं रह जाओगे मेरे भाई। ऐसा मत करो, थोड़ा फोकस करो, कोशिश करो कि ये जो 1 घंटा है ना, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लो, कि फोकस होके सुन रहे हो मेरे दोस्त, फोकस होके अगर सुन रहे हो ना, तो पीएफसी दिमाग में आ गया, पीएफसी 120, 72, रेस्ट, कॉमर्शियल बैंक, 20 साल, ग्रीन एग्रीमेंट, अबे भाई कनेक्ट करो ना, फोकस होके, कि बाद में पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इतना फोकस होके मैं 1 घंटा दे रहा हूं। और फिर वो 1 घंटे में भी मेरे भाई बिल्कुल फोकस होकर रिवीजन के तौर पे भी सोचो कि अगर मैं बैठूंगा रिवीजन करने के लिए तो मुझे 80% 90% याद हो गया, मुझे 10-20% पे काम करना है। हम यहां पर हल्के में लेते हैं चीजों को, फिर दोबारा बैठ के पीडीएफ से पढ़ने का ढोंग करते हैं। इट विल बी बेटर कि यहां पर 1 घंटा फोकस होकर करो, वो ढोंग करने की बजाय मेरे भाई बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तब रिवीजन करो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो, आपको पता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं मेरे भाई, शकल से नहीं लगता, लगवाता है लेकिन मेरे भाई हूं, मैं ब्लॉक करा दूंगा, फिर बुरा लगेगा आपको, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, ब्लॉक हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा मेरे भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कमेंट सेक्शन में फालतू की बकवास करते हो। बेरोजगारी में क्यों कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो हमेशा, कि नहीं हम बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में साथ देंगे, नहीं भाई, थोड़ा ध्यान दो। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नाम हो गया ट्रू होम फाइनेंस, नाम ही बदल गया, ट्रू होम फाइनेंस मेरे भाई। ओके, तो यहां पर देखिएगा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, SHF, कुछ जगह SHF लिखा मिलेगा, उसका मतलब ये श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को रीब्रांड किया गया, ट्रू होम फाइनेंस कर दिया है, इसको वॉरबर्ग पिनकस ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है, एंड इट्स को इन्वेस्टर, मतलब एक्विजिशन के बाद नाम बदला गया है, इंक्लूडिंग QIA, कतर का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, फ्रॉम द श्रीराम फाइनेंस। बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोगों ने स्टडी IQ को एक्वायर किया, तो हमने अभी उसका नाम चेंज नहीं किया है, स्टडी IQ बाय अड्डा 24/7 ही है, कल को हो सकता है कि अड्डा 24/7 IAS नाम हो जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे भाई, उसको एक्वायर करने के बाद हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म एकाग्रता उसको एक्वायर किया, ठीक है, उसका नाम नहीं चेंज किया, लेकिन हो सकता है हम लोग कल उसका नाम चेंज कर दें मेरे भाई। एक हम लोगों ने प्रेप इंस्टा को एक्वायर किया, ठीक है, हो सकता है कल को और 4 कंपनीज एक्वायर करें, कुछ का नाम बदल दे, कुछ का नाम ना बदले। यहां पर इन्होंने क्या किया, वॉरबर्ग पिनकस ने एक्वायर करने के बाद, एक्विजिशन के बाद इसका नाम बदल दिया है। बात समझ में आ रही बेटा। आगे श्रीराम फाइनेंस ने कहा है कि हमने अपना एंटायर स्टेक बेच दिया है, ओके, वॉरबर्ग पिनकस को, किसमें, अपनी SHF में। SHF क्या है, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस है। श्रीराम फाइनेंस ने कहा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में हमने अपनी सारी हिस्सेदारी 84.44% वॉरबर्ग पिनकस को बेचती 3,929 करोड़ रुपए में, 3,929 करोड़ रुपीस में। सर कैरियर 247 भी आ गया, हाँ जी कैरियर 247 भी आ गया है, ठीक है, वो भी तुम्हारा ही है। डन बेटा। प्रशांत धवन सर अब उस पर पढ़ाते हैं, कैरियर 247 पे। नेक्स्ट, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने एक सुनिश्चित लाभ एक सेविंग प्लान लॉन्च किया, काफी बढ़िया लग रहा था मेरे को ये वाला सुनिश्चित लाभ एक सेविंग प्लान, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है मेरे भाई। ओके, अच्छी न्यूज है ये वाली, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ, ये वर्ड याद रखना, सुनिश्चित लाभ किसने लॉन्च किया, ये श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक सेविंग प्लान भी है जिसमें कि गारंटेड आपको रिटर्न मिलेगा अप टू 668%, 668% तक का रिटर्न का ये यहां पर क्लेम कर रहे हैं। जो भी टोटल प्रीमियम आप पे करते हैं उसका यहां पर इतने तक का आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, जिनकी उम्र 30 दिन से 60 वर्ष तक है उनके लिए ये रहेगा। मिनिमम इसमें एनुअल जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपए है। ओके, इसको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली भी आप दे सकते हैं। ये जो प्लान है इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी इनकम पे आउट भी रहेगा अप टू 40 इयर्स। मैक्सिमम जो एज कैप है वो 101 साल है। ओके, और इसमें आपको जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो जो भी एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा उसका 160 टाइम मिलेगा, ठीक है, 160 टाइम्स मिलेगा। आप एटलीस्ट इसका नाम याद रखो, ठीक है, नाम है यहां पर जो कि लॉन्च किया गया श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक सुनिश्चित लाभ
जो कि आपको आपके टोटल प्रीमियम पे का 668% तक का गारंटेड रिटर्न क्लेम करता है। किन के लिए है? इंडिविजुअल एज यहां पर बताई गई है, कितना मिनिमम प्रीमियम यहां पर एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा वो लिखा हुआ है। एटलीस्ट इतना तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, डन। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब Amazon ने भी एक एक्विजिशन किया है कि बेंगलुरु बेस्ड एक डिजिटल लैंडिंग फर्म है, इसका एक्विजिशन किया है यहां पर, इसका नाम है एक्जियो। ओके, तो Amazon टू एक्वायर बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल लैंडिंग फर्म एक्जियो, नाम याद रखना। ई कॉमर्स मेजर Amazon, इसने एक्जियो, जिसको पहले हम लोग कैपिटल फ्लोट के नाम से जानते थे, ओके, इसका एक्विजिशन कर लिया है। ये अगस्त में यहां पर ये कह रहे हैं कि इसमें इक्विटी फंडिंग भी की गई थी। एक पुराना न्यूज है, उसको भी यहां पर न्यूज़पेपर में दे दिया गया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है कि Amazon संभव फंड है, उसने $20 मिलियन की इक्विटी फंडिंग की थी एक्जियो में अगस्त लास्ट ईयर। अब यहां पर एक्जियो को Amazon ने एक्वायर कर लिया। कितने में एक्वायर किया है ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं थी, सिर्फ इतना था कि हाँ जी इसको एक्वायर कर लिया गया है। एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जो कि एक NBFC के तौर पर काम कर रहा था, कैप फ्लॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये मेरे भाई को लैंडिंग पार्टनरशिप भी इसने काफी बैंक्स और NBFC के साथ की है। तो ये थोड़ी सी चीजें बस हाँ नॉलेज गेन करने के लिए आप पढ़ सकते हैं कि हाँ जी इस तरीके से ये एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जो कि एक NBFC के तौर पे काम करता है। ओके, कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज, अब कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया है एक्जियो। डन, एक फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप एक्जियो। न्यूज ऑफ द डे। ओके, अगर आपको अभी तक न्यूज सब लग रही थी एग्जाम का पार्ट बनेंगी, तो ये इसको क्या बोलोगे, इसके बाद वाली को क्या बोलोगे? दोनों ही न्यूज बहुत बड़ी हैं। ठीक है, कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है इसरो को तीसरे लॉन्च पैड के लिए। तीसरा लॉन्च पैड बन रहा है श्रीहरिकोटा में। ओके, फर्स्ट लॉन्च पैड 30 साल, सेकंड लॉन्च पैड 20 साल। अब ये कहते हैं कि 48 महीनों में ये तीसरा भी बनके तैयार हो जाएगा। तो इसरो को अभी कैबिनेट की अप्रूवल मिली है तीसरा लॉन्च पैड बनाने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। इसका आउटले इंपॉर्टेंट है 3,985 करोड़ रुपए, 3,3985 करोड़ रुपीस, 3,985 करोड़ रुपए। इस अमाउंट को बार बार याद करना मेरे भाई। 4,000 करोड़ में 15 करोड़ कम है, 3,985 करोड़ रुपीस। 48 मंथ लगेंगे, 48 महीने लगेंगे, वही 4 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां पर तीसरा लॉन्च पैड सेटअप किया जाएगा। ओके, तीसरा लॉन्च पैड। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होगा? तो इसरो का जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और ये एक स्टैंड बाय लॉन्च पैड के तौर पे काम करेगा। ऑलरेडी 2 तो होंगे, स्टैंड बाय के तौर पे काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2,960 करोड़ रुपए की डील हुई है BDL के साथ। किस चीज के लिए? मिसाइल के लिए डील हुई है BDL के साथ। ओके, BDL इज भारत डायनामिक लिमिटेड। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत डायनामिक लिमिटेड ने एक समझौता किया। इसमें क्या होगा कि इस एग्रीमेंट के तहत ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल होते हैं, एयर टू एयर मिसाइल होते हैं। तो ये यहां पर सरफेस टू जो एयर मिसाइल है मीडियम रेंज, इनकी सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2,960 करोड़ रुपए का। 3,000 करोड़ में 40 करोड़ कम, 2,960 करोड़। बात समझ में आ रही है मैं क्यों बोल रहा हूं इतने करोड़ कम? क्योंकि अगर जनरली अमाउंट याद ना रहे तो ऐसे तो याद होगा 3,000 करोड़ में 40 करोड़ कम, 2,960 करोड़, या फिर 4,000 करोड़ में मेरे भाई 15 करोड़ कम मेरे भाई, तो 3,985 करोड़। याद करने के तरीके कैसे भी याद कर लो मेरे दोस्त। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डिफेंस सेक्रेटरी की उपस्थिति में हुआ था, RK सिंह साहब की उपस्थिति में हुआ था, राजेश कुमार सिंह, नॉट राकेश, राजेश कुमार सिंह। ओके, डन। तो ये रहा सेशन, आई होप क्लियर होगा मेरे भाई। जो पहली दफा जुड़े उनसे मैं गुजारिश करूंगा कृपया करके 3 दिन जुड़े, 3 दिन लगातार जुड़े, 1 दिन 2 दिन नहीं मेरे भाई, लगातार 3 दिन जुड़े। चौथे दिन तो आपको मोहब्बत हो जाएगी कंटेंट से, मेरे भाई एक्सप्लेनेशन से, सारी चीजें मैं याद करा दूंगा। तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बस मेरे भाई जुड़ना है, सिर्फ डेली बेसिस पे करंट अफेयर सेशन में जुड़ना है। जो मिड में जुड़े उनको बता दे रहा हूं मेरे भाई, ये सारी चीजें हम लोगों ने रिवाइज की थी, और डेली बेसिस पे आपको रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ MCQ, इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल मिलता रहेगा। ओके, आज MCQ नहीं रखे थे, कल हम लोग MCQ 2 दिन के कवर करेंगे, कल इसको ना पढ़ते हुए ऑप्शंस के साथ खेलेंगे। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करके रिवीजन को पूरा ध्यान देंगे मेरे भाई, आइदर MCQ आइदर टेबल। ओके, डेली बेसिस पर न्यूज हम लोगों की रहती है, 14-15 न्यूज हम डेली कवर करेंगे, लेकिन पर्पस रिवीजन भी है।
रिवीजन के बिना अर्थ नहीं निकलेगा, मैं फिर बार बार बोलूंगा रिवीजन करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आनंद की अनुभूति कराएगा। ओके, आज आप लोगों के लिए टेस्ट गुरु में एसबीआई क्लर्क का टेस्ट 50 क्वेश्चन, मजा आने वाला है। और 15 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा जब तुम उसके ऑप्शंस को देखोगे ना, तुम्हें हर ऑप्शन पे मेरी याद आ रही होगी, ये भाई ने यार क्या सेट किया है, मतलब क्या सेट किया है, तुम्हें मजा आएगा। पहला ही एमसीक्यू आईएनएस सुशील का है, आनंद की अनुभूति होने वाली है मेरे भाई, मैं बता दो रहा हूं, मजा आने वाला है। तुम ये जो 15 क्वेश्चन, भाई टेस्ट गुरु के बारे में पता है ना आप लोगों को, टेस्ट गुरु में आपको एसबीआई क्लर्क के 15 टेस्ट मिल रहे हैं, एसबीआई पीओ के 15 टेस्ट मिल रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के हम लोगों ने अलग से टेस्ट रखे हैं, गवर्नमेंट स्कीम आरबीआई रिलेटेड न्यूज बेस्ड अलग रखे हैं, तो एक बार उसको आप एनरोल कर सकते हो। ओके, जिन्होंने नहीं एनरोल किया है। बाकी जिन बच्चों को फाउंडेशन पढ़ना है, मेरा वॉरियर प्रो बैच आज आप बैंक महापैक में ले सकते हैं। आज बैंक महापैक की इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बैंक महापैक बहुत सस्ता मिल रहा है। आज आपको मात्र मेरे दोस्त 6+6 महीने का बैंक महापैक जो है ये मात्र मिल रहा है मेरे दोस्त 2299 का, ठीक है, 2299 का। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतने तक के प्राइस देखने को मिले, 2299, ठीक है। Y168 आपको इसके लिए कोड यूज करना है। इसकी प्रोसेस बता दे रहा हूं, अभी इसके बारे में भी अंदर ले चलेंगे। अड्डा 24/7 आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना बैंकिंग, उसके बाद यहां ऑप्शन आएगा स्टोर का, स्टोर में चले जाना। स्टोर में जाने के बाद आता है फाइंड कोर्सेज बाय एग्जाम ऐसे करके, तो उसमें चले जाना आप लाइव क्लास में या बैंक महापैक में। जब आप लाइव क्लास में बैंक महापैक में जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन आता है वैलिडिटी सेलेक्ट करने का, तो 6+6 सेलेक्ट कर लेना, बाय डिफॉल्ट 6+6 सेलेक्ट हो जाएगी। और ऑलरेडी कोड लगा होगा, इस कोड को यूज करना Y168, उसको हटा के मेरे भाई इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ में कॉइन और सेलेक्ट कर लेना, कोड पे टिक लगा देना Y168 और कॉइन, और बाय नाउ करके आप मेरे भाई क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, एक बार वेबसाइट पे दिखाता हूं मैं तुम्हें क्या क्या बैंक महापैक में आपको मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपको, ये टेस्ट गुरु है मेरे दोस्त, ठीक है, ये बैंक महापैक है, बैंक महापैक में आप चले गए, ये रहा बैंक महापैक। ओके, बैंक महापैक में जाने के बाद आप यहां बाय नाउ करना, बाय नाउ करने के बाद यहां कोड लगाना Y168, ठीक है। यहां पर अप्लाई करने पे 2403 दिख रहा है, यही आप एप्लीकेशन से लेंगे तो वहां 1% और डिस्काउंट मिलेगा, 2299 का मिलेगा। इसका फायदा क्या है, इसमें आपको सभी फैकल्टीज की क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, सभी फैकल्टीज, एक फैकल्टी नहीं हमारे यहाँ पर मेरे भाई। आपके पास रीजनिंग के लिए 3 ऑप्शंस है, मैथ्स के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, रीजनिंग इंग्लिश के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, जीए के लिए मल्टीपल ऑप्शन है मेरे भाई। ओके, आप जिनसे चाहें उनसे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर लाइव क्लासेस भी है, मॉक टेस्ट भी है, वीडियोस भी हैं, ई बुक्स भी हैं। ओके, इसमें आपके लिए एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर, मतलब अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और दिस इज रिफंडेबल, सारे बैंक एग्जाम, सारे इंश्योरेंस एग्जाम आपके कवर होते हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट मेरे भाई। ओके, हर एक बैंक एग्जाम आपका, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें कवर होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, एंड दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सारे आपके इसमें एग्जाम कवर होंगे। ओके, तो कोशिश करिएगा, आज के लिए इसको लेकर आए आप लोगों के लिए, तुरंत जाके आप एनरोल कर लें, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।